वाले कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, हम क्या आंसर बस यही वाली चीज़ें लगा के आप वैसे आप देख भी लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ने वैसे देख सकते हो, देख लेंगे। ये आगे पूछते हैं आपसे कि ये जब फर्स्ट टाइम आपका अकाउंट नहीं होता है ना, तो ये वाली चीज़ें आपसे डिमांड करता होगा। आर यू रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर और आप रीसेलर हैं, और तो इसमें सब पूरा क्लिक किया। Which of the following statements describe your responsibility when listing product on Amazon? यहाँ पे I am responsible for all products आता है। I sell on Amazon for understanding whether the violate the law and or are otherwise restricted for from sale on Amazon। के जो भी वायलेशन है, पॉलिसीज वगैरह हैं, उनका खुद मैं जिम्मेदार हूँ। अगर इस प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला आता है तो आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल करते हो, तो वो आप नीचे वाला इफ़ यू दिस प्रोडक्ट फॉर सेल ऑन Amazon that are illegal or otherwise in violation of Amazon policies, the following consequences could result this। अच्छा, ये कह रहा है कि कौन से, अगर आपकी लीगल प्रोडक्ट है तो क्या क्या चीज़ें आपको इफेक्ट कर सकती हैं। योर ऑफर ऑफ द प्रोडक्ट इन क्वेश्चन जो है आपका मे बी रिमूव, आपका प्रोडक्ट रिमूव हो सकते हैं, एलिजिबिलिटी टू सेल आपका वो रिमूव हो सकता है, इंटायर अकाउंट आपका ब्लॉक हो सकता है। हम कहेंगे कि सारी चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। Which of the following represent a best practice when selling on Amazon to ensure compliance with our policies? all of the above आप कर सकते हैं यहाँ पे कि वो कह रहा है कि साइन वन और ज़्यादा एम्प्लॉई साइन कर लो जो इस तरह की चीज़ें देखते हैं, जो कि प्रोडक्ट एलिजिबिलिटी, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी वगैरह सारी चीज़ें वो एक टीम बिठा लो जो वो सारा काम उनका काम होगा कि ये सारी चीज़ें देखें। या इसके अलावा कि केयरफुली रिव्यू करें रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट को। अगर आप बाई कर रहे हैं इन्वेंट्री फ्रॉम ए सोर्स अदर देन द मैन्युफैक्चर, अप्लाई एक्स्ट्रा डिलिजेंस टू अंडरस्टैंड द प्रोवेंसेस जो उसके हैं, प्रोवेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड लीगल फ्रेमवर्क। जो आपका जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, इनवाइसेस है, इनवाइसेस के ऊपर एड्रेस आपके अकाउंट का होना चाहिए, बिलिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें देख लो। व्हेन इन डाउट about whether a product may be sold, do not list it। ये वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आप सारी चीज़ें जनरली करते हो केयरफुल रहने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि above all। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है सेलिंग ड्रग्स और सप्लीमेंट्स, अंडरस्टैंड द इंग्रेडिएंट्स इन these products और रिसर्च whether they are permitted। या ड्रग्स या कोई इस तरह की चीज़ें बेच रही हो, मेडिसिन से रिलेटेड है कोई या सप्लीमेंट से रिलेटेड है, तो उनके इंग्रेडिएंट्स वगैरह आपको पता होने चाहिए। कहीं ऐसे बंदे से ना आप उठा लो जो कि अनऑथराइज्ड पर्सन हो और उसके अंदर जो उसने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो खतरनाक हो या उस एक्चुअल प्रोडक्ट वाले ना हो। लास्ट वाला एक पॉइंट ये है कि आल प्रोडक्ट्स आई इंटेंड टू सेल आर ऑथेंटिक और काउंटरफिट जो है रेप्लिका और नॉक ऑफ द प्रोडक्ट जो कॉपी होती है प्रोडक्ट की, वो कह रहा है कि आर प्रोहिबिटेड ऑन Amazon। सारी प्रोडक्ट्स होंगी वो ऑथेंटिक होंगी। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया कि आर प्रोडक्ट्स आई इंटेंड टू सेल आर ऑथेंटिक। आगे वो कहता है कि अपना ईमेल दे दो कि जिस ईमेल के ऊपर आपको रिस्पॉन्स बैक करेंगे कि यू आर एलिजिबल टू सेल दिस प्रोडक्ट आर ओके होगी कि नहीं होगी। कहाँ आ गया ना कोई नहीं, कर लेंगे ऊँची ले लेंगे।
5 ਮਿੰਟ ਆਦੇ ਹੋਏ ਆ ਸਟਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ गेटिंग चल जाएगा ऑफ ही ऑफ बटन वगैरह का प्रेस एक दफ़ा यहाँ खींचा पे सी वाला मैंने फिर कर ये वाला और इस ईमेल के ऊपर रिस्पॉन्स आ जाएगा। आगे मैं सबमिट करता हूँ और योर सेलिंग एप्लीकेशन हैज इज अप्रूव्ड, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कांग्रेचुलेशन योर लिस्टिंग एप्लीकेशन फॉर ब्रांड जो बेक मतलब जो है उसका अप्रूव हो गई थी। आप इसके साथ अब लिस्ट कर सकते हो। ये जो अभी हमने अप्रूवल ली है ये अप्रूवल एक्चुअल अप्रूवल नहीं होती, इसको सॉफ्ट अप्रूवल कहते हैं। अमेज़ॉन गेट के ऊपर होती है जिसे अनगेट करना नहीं कहते। अनगेट अगर ये होती प्रोडक्ट तो यहाँ पे मेरे से इनवाइस मांगते हैं। इनवाइस आपको उस सूरत में मिलती है जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदो। तो ये अनगेट करना नहीं है, लेकिन ये सॉफ्ट अप्रूवल ऑन अमेज़ॉन कहलाती है। अब अगर मैं दोबारा इस पेज को रिफ्रेश करके और यहाँ पे अगर यही वाला ऐसे डालता हूँ तो यहाँ पे अप्लाई सेल आ रहा था, अब यहाँ पे सेल दिस प्रोडक्ट आ रही है, सेल दिस प्रोडक्ट आ रही है। प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे लिस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे इस प्रोडक्ट का नाम देने के बाद इसका जो मॉडल नंबर है वो देने के बाद मैं यहाँ पे लिस्ट कर सकता हूँ। लेकिन आपको ये सारा डैशबोर्ड वगैरह से दिखाने के बाद अभी मैं लिस्टिंग नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट आपको ब्लॉग्स की मदद से बता देता हूँ कि लिस्टिंग अगर करूँगा तो ये कुछ टाइम ले लेगा मेन अकाउंट के ऊपर आने के लिए। जिस तरह ये वाली प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है यहाँ पे मैनेजमेंट, सो ये यहाँ से आ जाओ या फिर इसके वजह से पिन करके रखा है, ये हमें मैनेजमेंट में आ जाओ तो ये आपका डैशबोर्ड होता है जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स आ रही होती। ये अवेलेबल का सेगमेंट जो है ये एडिटेबल है, इसमें इनके ये वाली प्रोडक्ट FBM है, स्टॉक आप अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर FBA होती तो यहाँ पे एडिटेबल नहीं होता, फिक्स होता है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो आपने अमेज़ोन का प्रोडक्ट चाहिए वही वाली प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उतनी ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जितनी आपने अमेज़ोन से खरीदी, लेकिन ये एडिटेबल है, इसमें से FBM आप कर सकते हो। वैसे यहाँ पे भी लिखा होता है फुलफिलमेंट, अगर आप अमेज़ोन कर दोगे तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं आएगी, मर्चेंट कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगी। इसका ये भी होगा आज का भी होगा। अब देखने लगे हम कि शिपिंग प्लान कैसे बनाते हैं। शिपिंग प्लान ये वाली चीज़ ऐसी है कि जो आप अमेज़ोन को प्रोडक्ट भेजने के लिए बनाते हो शिपिंग प्लान, और ये शिपिंग प्लान वैसे आपको बेसिक लेवल के ऊपर समझाऊँगा और जिसको आप इजीली याद भी कर सकते हो। ये शिपिंग प्लान मुझे खुद समझने में तकरीबन 2 महीने लग गए। है छोटी सी चीज़ है लेकिन पता नहीं क्यों लग गया। पर आप इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। आगे जनरल स्टोर होगी तो उसकी ब्लॉग आ जाएगा। देखिए बंद क्यों है, चार्जिंग से नहीं होती। स्टेप 1 आपका वही कह रहा है कि आप मैनेजर इन्वेंट्री में जाओ
आपको भी मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग करना सिखाई है कि आप सेल नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। बिफोर आप उससे पहले आप मैनेज प्रोडक्ट के अंदर जाके जो ऊपर वाला कैटलॉग है यहाँ पे जाके ऐड ए प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं। होलसेल में बस इतना ही होता है कि आप प्रोडक्ट लिस्ट कर दो, सिंपल, उसके अलावा नहीं होता कुछ। उसके बाद वो जो आपके सामने डैशबोर्ड आता है कि प्रोडक्ट SKU लिख दो, अभी कुछ देर पहले प्रोडक्ट की प्राइस लिख दो, क्या प्राइस होगी इस प्रोडक्ट की, या फिर रिफ्रेश करके बंद कर दो। ये बन के ओपन हो गया ये वाला। किस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या लिखना है, और क्वान्टिटी सिर्फ उस वक्त आती है जब आप FBM कर रहे हो। तो आपने जितनी क्वान्टिटी आपके वेयर हाउस में आपके घर पे मिल जाती है वो बताते हो। अगर आप FB करते हो अमेजोन में शिफ्ट इस प्रोडक्ट को क्वान्टिटी वाला सेगमेंट अलग हो जाता है, कंडीशन आ जाता है, आप न्यूज़ के ऊपर क्लिक कर देते हो और यहाँ पे जितनी प्राइस का डालना है वो डाल देते हो। समटाइम यहाँ पे कंट्री आ रही होती है कि किस कंट्री के अंदर आपने बेच रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये वाली नीचे चीज़ें होती हैं ये आप शुरू के अंदर बंद कर देते हैं। आपने यूनाइटेड किंगडम के अंदर सेल आउट करना है तो आप ये चीज़ें इस तरह से ऑफ करना है। चुकी यहाँ पे मैंने सेव, उसके बाद नीचे आके सेव करेंगे तो सेव हो जाएगी और कुछ देर के बाद आपका मैनेज इन्वेंट्री के अंदर चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। अभी वहाँ पे एक आ रही थी लेकिन ये वाली प्रोडक्ट की आने लग गई। सो अभी ये बता रहा है कि वही वाला कैटलॉग आप इन्वेंट्री के अंदर आते हो, मैनेज इन्वेंट्री के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद आप ये डायरेक्ट वहाँ पे ले गए आपका पेज यहाँ पे ये वाला ओपन हो जाता है। यहाँ पे अगर 10-12 प्रोडक्ट्स हों या 3-4 प्रोडक्ट्स हो ना ऐसे नीचे करके ऐड हो रही है तो आप उनको देखते हो अभी। पेज पे आने के बाद मैनेज इन्वेंट्री वाला पेज है यहाँ पे, इन्वेंट्री और मैनेज इन्वेंट्री। इस पेज पे आने के बाद आपने उन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होता है जो प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो, अमेजोन को भेजना चाह रहे हो। तो इस तरह करके 1 बाय 1 करके क्लिक कर देते हैं। मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जो वो भी कोई भी है, फिर बैन है, एक क्लाइंट ने पहले कोई कुछ वॉलेशन वगैरह ये तो आपने जिसको क्लिक किया और 2-3 अगर और प्रोडक्ट्स होंगे आप उसको क्लिक कर दोगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करते हो इस जगह पे, और यहाँ पे करने के बाद आप सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री का एक बटन आता है ये वाला, ठीक है, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, इसको क्लिक कर देते हैं। ये यहाँ पे आ जाएगी इस जगह। लेकिन ये वाला डैशबोर्ड नहीं आएगा आपके पास दूसरा डैशबोर्ड आएगा तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा आएगा। बिकॉज ये वाली प्रोडक्ट एज ए FBM रजिस्टर्ड हुई थी, एज ए FBM लिस्ट हुई थी, तो इसमें से मुझे कह रहा है कि आपने जब भी ये सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री का बटन दबाया तो उसका मतलब ये है कि आप अमेजोन की शिप करना चाह रहे हो। अगर आप अमेजोन की शिप करना चाह रहे हो तो ये वाली प्रोडक्ट पहले FBA की लिस्टिंग करो, उसके बाद अमेजोन की शिप करो। तो इस वजह से ये वो वाला डैशबोर्ड नहीं दिखा रहा, इसको भी यहाँ से बैक करता हूँ मैं और आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पे आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट की हुई थी वो वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट की और उसके बाद आपने सेलेक्ट करने के बाद सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री के बटन पर क्लिक किया और ये आपके सामने डैशबोर्ड आ जाता है। इसके बाद ये वही है आपने मार्केट प्लेसेस जो उसी मार्केट प्लेस के अंदर उससे आप काम कर रहे होगे तो वो यहाँ पे आ रही होगी, आप यहाँ यूज़ कर लोगे। ये चीज़ ऑप्शन होती है और ये लागू नहीं होता। पहला आपने देखना है कि शिप फ्रॉम एड्रेस आपका ठीक लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि जब आपको काम करना आ जाता है तो आप इन चीज़ों को लाइटली लेते हैं ये छोटी चीज़, लेकिन ये वाली बहुत काम खराबी कर सकती है। ये आ रहा है कि शिप फ्रॉम एड्रेस आपका कौन सा होगा, जहाँ से आप इन्वेंट्री शिप कर रहे हैं ना वो एड्रेस कौन सा होगा। फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ था कि उन्हीं दिनों के बाद जब मुझे प्लान नहीं बनाना आता था तो हमने
देखा नहीं ये वाला एड्रेस और किसी और का एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था, क्योंकि वेयर हाउसेस हमारे पास डिफरेंट थे। तो दूसरे वेयर हाउस का एड्रेस लिखा हुआ रह गया यहाँ पे और शिपिंग प्लान सारा कुछ बना रही है। तो उस सूरत में ये था कि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा टाइम लगा ये प्लान पहुँचने के लिए। इस वजह से ये वाला जो एड्रेस है ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए जहाँ से आप इन्वेंट्री भेज रहे हो अमेज़न। बड़ी ठीक है। ये वाला एड्रेस इस मकसद के लिए भी यूज़ होता है, बल्कि यहाँ पे अगर गलत रह जाए ना एड्रेस, तो अगर आपका 3PL वाला या अगर आपका वेयर हाउस वाला यूपीएस के वहाँ पे स्टोर के ऊपर चला जाए और इन्वेंट्री आपकी छोड़ने खुद जाके छोड़ है, कोई भी नज़दीकी यूपीएस के कोरियर पार्टी के पास छोड़ है, तो आपको कहीं ना कहीं बचत हो जाती है। अदरवाइज़ अमेज़न जब स्कैन करता है तो स्कैन दूसरी तरीके से हो जाता है, मतलब कि एड्रेस कहीं और से आ रहा होता है और एक्चुअल में वो एड्रेस कोई और लिखा होता है। तो इस वजह से स्कैनिंग के अंदर या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना है, इस वजह से आपने ये चीज़ें मेक श्योर करनी होती है कि एड्रेस उसे वहीं का डालें जहाँ पे आपका 3PL वाला मौजूद है या वेयर हाउस वगैरह मौजूद है जहाँ पे सामान जा रहा है। उसके बाद ये जैसा मैंने बताया ये वाला डैशबोर्ड आ रहा होता है आपके पास। ये इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप प्रोडक्ट भेजना चाह रहे हैं। अब ये वाली जो प्रोडक्ट है यहाँ पे ना एक मैं बेसिक लेवल के ऊपर आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एडवांस नहीं है, चलो दोनों आपको तरीके बता दूँगा। आपने ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल प्लान, इंडिविजुअल एक यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आएगा, या तो नाम लिखा हुआ आ जाएगा जो आप नाम रखते हैं, या वहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्रिएट ए केस पैक। सो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको कंफ्यूज भी नहीं होना। बेसिकली ऐसा होता है कि जब आपके पास अगर एक जैसी प्रोडक्ट है तो वो अगर एक ही डब्बे के अंदर सारे स्क्रीन जिसकी आप डायमेंशन दे सकते हो कि इस प्रोडक्ट की बॉक्स की डायमेंशन इतनी या इतनी, तो वो होगा आपका केस पैक। बिकॉज आपके पास एक ही प्रोडक्ट थी, मतलब एक आर्टिकल था, उसके 50 पीस थे, 50 पीस एक ही डब्बे में पूरे आ गए। अब अगर अमेज़न उस प्रोडक्ट की डायमेंशन मांगेगा ना तो आप उस बॉक्स की डायमेंशन इजीली दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 27 एक डब्बे के अंदर हैं और तकरीबन 22 एक डब्बे में, फिर आप इजीली डायमेंशन दे ही नहीं सकते। बिकॉज अगर अमेज़न आपसे एक डब्बे की डायमेंशन पूछता है, आप 27 वाले डब्बे की डायमेंशन होगी या 22 वाले डब्बे की डायमेंशन, चीज़ें मिक्स हुई होंगी ना यहाँ पे। तो जब चीज़ें मिक्स हुई होती हैं, डायमेंशन ऊपर नीचे होती है, तब आप इंडिविजुअल जाते हो। जब चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, 25-25 के चाहे 2 बॉक्स और उनकी डायमेंशन बिल्कुल एक जैसी है, तो आप बॉक्स की डायमेंशन एक डाल दोगे एक बॉक्स की और नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 कर दो, बिकॉज डायमेंशन भी बिल्कुल दोनों की एक जैसी हैं और उनका वेट सारा कुछ एक जैसा है, लेकिन नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 हैं। तो इस वजह से आप इसको क्या करोगे, इंडिविजुअली केस पैक करोगे, इसको केस पैक करोगे बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स एक ही हैं, 25 एक में है और वही आइटम के 25 दूसरे डब्बे में, ठीक है। लेकिन डायमेंशन बॉक्स की एक ही जितनी है, हाइट बॉक्स की वेट एक ही जैसी, वेट भी एक ही है। सो अब बनाते वक्त नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 कर देते हो और डायमेंशन जो कि एक जैसी होती है तो वो खुद ही अपने आप को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप बता देते हो एक डब्बे के अंदर 25 यूनिट्स हैं, अगर आप 10 बॉक्सेस भी करते हो तो 10 बॉक्सेस के हिसाब से वो 250 यूनिट कर देगा ऑटोमेटिकली। इसको कहते हैं केस पैक। और इंडिविजुअल वो होता है जब 27 एक में हो, 25 एक में, 24 एक में, एक ही प्रोडक्ट हो। अब बॉक्स की डायमेंशन ऑब्वियसली वेट उसका ऊपर नीचे होता रहेगा, फिर आप इंडिविजुअल रख के जाते हो। अगर किसी को नहीं समझ लगी इस चीज़ों की तो उसके बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल हर एक को इंडिविजुअल करके जा सकते हो। यहाँ पे आ रहा है इंडिविजुअल, आप हर एक को इंडिविजुअल करके जा सकते हो बिकॉज इंडिविजुअल में आपसे बॉक्स की डायमेंशन नहीं पूछता, शुरू में बॉक्स का वेट वगैरह भी नहीं पूछता, कुछ भी नहीं पूछता। आपसे पूछता है कि
जो लेबल होता है ना हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, अगर तो यूनिट लेबल रिक्वायर्ड है, यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ ना, यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है कि ट्रैक नॉट रिक्वायर्ड, सो इट्स मीन कि FNSP होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट जिसे कहते हैं, या पता नहीं क्या कहते हैं, दूसरे फंक्शनल का या कुछ इस तरह का सीन होता है। सो FNSP जिसे आइटम लेबल होता है। आइटम लेबल बेसिकली ये होता है कि हर एक आइटम के ऊपर लगता है लेबल, एक बार कोड जिसे कहते हैं। अगर अमेज़ोन आपसे डिमांड करता है तो आप अपने 3PL को कहते हो कि यहाँ पे अगर तो रिक्वायर्ड है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा प्रिंट लेबल, बटन दबाते हो, हाउ मेनी यूनिट्स जाओ जितने यूनिट्स आप भेज रहे होते हो, यहाँ पे लिखते हो, बटन दबाते हो, डाउनलोड होकर आपके सामने PDF आ जाती है। वो PDF आप अपने 3PL वाले को देते हो एंड वो हर एक यूनिट के ऊपर स्टिकर लगा देते हैं। तो वो स्टिकर अमेज़ोन स्कैन करता है तो उसको पता लग जाता है ये कौन से स्टोर में भेजा है, इसका मालिक कौन है। बात का अब जिसने यहाँ पे लिखा प्रेप नॉट रिक्वायर्ड, तो अमेज़ोन कहता है कि ठीक है प्रेप रिक्वायर्ड नहीं है, आप ऐसे ही भेज, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने जो ब्रांड होता है उसने हर एक आइटम के ऊपर लेबल लगाया होता है, तो कहता है मैं उसी लेबल के ऊपर स्कैन करके ओके कर दूँगा। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर ध्यान में रखनी होती है, या जो आपने अपने 3PL वाले को बतानी होती है अगर वो एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है, कि जो मैन्युफैक्चरर का कोड ऑलरेडी लगा होता है ना, बार कोड लगा होता है, अगर अमेज़ोन डिमांड करता है कि आपने आइटम लेबल लगाना है, ट्रैक यहाँ पे अगर लिखा होता है कि आइटम लेबल रिक्वायर्ड, सो उस सूरत में आप डाउनलोड करते हैं और अपने प्रेप सेंटर वाले को कमांड ये देते हैं कि आपने जो QR कोड लगाना है ना, वो मैन्युफैक्चर के बार कोड के ऊपर ही लगा दें, वो वाला बार कोड छुप जाए और हमारा वाला बार कोड नज़र आए। सो ये आपने इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं। बहरहाल दो चीज़ें हैं, एक केस पैक है, केस पैक में नंबर ऑफ बॉक्सेस आप बता देते हो, क्योंकि डायमेंशन इसके अंदर एडिट का बटन दबा के आप डायमेंशन सारी एक बॉक्स की डाल देते हो। नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पे 4 करोगे तो उसके हिसाब से यूनिट्स मल्टीप्लाई कर देगा, 10 करोगे तो मल्टीप्लाई कर देगा, क्योंकि एक डब्बे के अंदर कितने यूनिट हैं उसकी सारी वैल्यू आपने इस यहाँ पे क्रिएट ए केस पैक में ऐड की होती है। इन अदर केस जब आप इंडिविजुअल करके जाते हो, जो सिंपल है, आप सारी चीज़ें एक ही अगर याद रखना चाहो तो इंडिविजुअल करके याद रखें कि आपने इंडिविजुअल ही भेजना। सो आप इंडिविजुअल करके जाते हैं, फिर यहाँ पे बॉक्स का बटन हाइड हो जाता है शुरू के अंदर, आपसे पूछता है कि आपने सबसे पहले ये बताओ कि कितने यूनिट्स भेजने हैं, मतलब वो आप 40 भेज रहे हो, 10 भेज रहे हो, 50 भेज रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे यूनिट्स लिख देते हो कि इस आइटम के कितने यूनिट्स भेजना, ठीक है। ये देखें, ये दो हैं, ये स्पैक है और इंडिविजुअल है। अब इंडिविजुअल देख लेते हैं। ये एग्जांपल मैंने दी कि एक डब्बे के अंदर मिक्स हुआ हुआ है ना काम, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ हैं, लाल 2 हैं, नीली 4 हैं, 5 पीली हैं, जो भी है वो इंडिविजुअल करके जा सकते हो आप। और ये है केस पैक, जब एक ही तरह की प्रोडक्ट एक डब्बे के अंदर है, ठीक है। तो इसकी समझ नहीं लगी कि हम एक ब्रांड 2 ब्रांड है वो मिक्स करके बेच सकते हैं, इंडिविजुअल करके जाए। इसको मैं वैसे ही वॉइस के ऊपर चला देता हूँ, लेकिन अगर नहीं समझ लगती तो कोई मसला नहीं, छोड़ देना, इंडिविजुअल करके जा सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल में आगे चल के आप बता सकते हो कि कौन सी डब्बे के अंदर कौन कितनी प्रोडक्ट। Individual means you have different SKUs or products inside one box, whereas case pack means you only have one product inside the box. If you select case pack, go ahead and enter a type. अगर आपने केस पैक सेलेक्ट किया है तो ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। अगर आपके आइटम के 25 एक में है, 27 एक में है, 24 एक में और 4 एक में है, तो यहाँ पे बॉक्स की डायमेंशन कौन से वाले बॉक्स की दोगे, नहीं दे सकते ना यहाँ, तो आपका केस पैक नहीं होगा। मिक्स हुआ हुआ काम तो इंडिविजुअल है। सर ये पैकिंग टेम्पलेट है, ये वाला ये आप नाम लिख सकते थे, इस केस पैक का ये नाम है। The name, the number of units per box, and the box dimensions and weight. But don't worry, all this information can be provided by asking your supplier. Lastly, click this drop-down menu to check if your product has any specific categories for someone else. We recommend purchasing more. ये हो गया
जो भी क्यूआर और आपको नजर आएगा Do the prep for you. Rather than Amazon, because Yeah. they'll end up charging you more. If you do choose Amazon to do ये वाली चीज़ है कि लेबल को लगाए। आप लेबल 3PL वाले को भी कह सकते हो कि हमारे लेबल लगा दो, अगर नहीं वो लगाते तो आप अमेजोन को कह सकते हो। अमेजोन आपके हर लेबल लगाने की फीस लेगा हर एक यूनिट के ऊपर, तो डिपेंड करता है इससे आप लेबल लगवा लो। prep. You'll notice they will also be responsible for attaching your labels or an additional सेलर लगाएगा, सेलर का मतलब 3PL वाला कुछ There's no लगाएगा। prep needed, then you can simply select if it will be you or Amazon that's labeling your units. Go. अगर इंडिविजुअल करते हो तो इसके अंदर कोई चीज़ मांगी गई। टेबल लगाने के लिए 3PL सही रहता है फास्ट टाइम 3PL वाला नहीं लगाता है, उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। हमारे 3PL वाले की है 0.25, अमेजोन कितना ले रहा है 0.30, लेकिन वो कौन सी सैंपल है, अब यहाँ पे 0.30 ले रहा है तो आपने 3PL वाले से लगा दो, लेकिन बास 3PL वाला कहते हैं कि नहीं लगाना, तो फिर आप अमेजोन करो। लेकिन बास का ऐसा होता है कि डायमेंशन वगैरह वेट सारा कुछ सप्लायर आपको दे देता है कि बॉक्स की लेंथ कितनी वेट कितना डायमेंशन कितनी, आप डायरेक्ट शिपमेंट बना के अमेजोन को शिप कर देते हो सप्लायर से डायरेक्ट अमेजोन 3PL वाले के 9 दिन में, एंड देन अमेजोन को कह देते हो कि आप लेवल लगाओ। ये चीज़ मैं बता रहा था आपको कि इस प्रोडक्ट के अंदर नो प्रेप नीडेड है, पोली बैग इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। पोली बैग से मुराद के कोई भी शापर के ऊपर इस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी बबल रैक वगैरह का सीन कोई रिक्वायर्ड नहीं है। सो अगर होता तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाना, और ये नीचे लिखा हुआ यूनिट टेबल रिक्वायर्ड, ठीक है। ये यूनिट टेबल होता है कि FNSQ जब आप प्रिंट करते हैं पेन पेज के ऊपर, इस पॉपअप जो आ रहा है इसको बंद करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा प्रिंट लेबल, उस पर क्लिक कर दोगे तो आपको लेबल डाउनलोड होते हैं। ये वाला लेबल अगेन कि आप अमेजोन से लगवा रहे हो, ये सेलर से लगवा रहे हो, तो ये होता है। ये हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट की, मैनेज इन्वेंटरी के अंदर गए, सेल रिप्लेनिश इन्वेंटरी के ऊपर आपने क्लिक किया और आपने अपनी प्रोडक्ट को इंडिविजुअल कर दिया, ठीक है। इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करके चले गए और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया कि वो लेबल अमेजोन करेगा या सेलर करेगा, उसके बाद आपने सेव कर दिया। जब आप इंडिविजुअल करते हो तो यहाँ पे बस आपने यूनिट्स देने हैं और रेडी टू पैक, दैट्स इट। इन अदर वर्ड जब आपने केस पैक कर रहे होते हो तो यहाँ पे यूनिट्स का बटन हाइड हुआ होता है, क्योंकि आपने यहाँ पे बता दिया होता है कि एक डब्बे के अंदर कितने यूनिट्स हैं, एक डब्बे की डायमेंशन कितनी है, एक डब्बे का सारी चीज़ें आपने बता दी। फिर डब्बे बढ़ाते जाएँ तो उसके अकॉर्डिंगली ये बढ़ता जाएगा। यहाँ पे जिस तरह से ऑलरेडी लिखा हुआ है कि यूनिट पर बॉक्स 10, तो यहाँ पे 1 2 3 4 उसके अकॉर्डिंगली ये बढ़ रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट SKU लेबल, इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। सो डाउनलोड करके आपने अपने 3PL वाले को देने होते हैं। बिफोर ही पैक द प्रोडक्ट एवरीथिंग, को सारा कुछ पैक करते हैं, डब्बे बना के रेडी करते हैं, उससे पहले आपने लेबल देने, नहीं तो वो टेपे शेपे लगा के 5 डब्बा रख देगा तो उसके बाद पता लगेगा कि आपने जो लेबल नहीं लगवाने थे आपने, तो फिर वो सारा सामान खोल के जब दोबारा लगाएगा फिर आपको कच्चा डब्बा लगेगा। तो एक चीज़ उनको क्या रखना होता है। आप इकट्ठे भी डाउनलोड कर सकते हो ऐसा लेबल, ठीक है। ये नीचे एक ऑप्शन आ रहा होता है जिन जिन का रिकॉर्ड है ना FNSQ लेबल, तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा होता है कि सारों के इकट्ठे डाउनलोड, तो फिर वो सारों के इकट्ठे भी कर सकते हैं। इस तरह के लेबल FNSQ जिसे ये जितने यूनिट हो गए वो खुद ही दे देगा। इफ नीड अगर यहाँ भी आप बताते हो कब शिपमेंट लगानी है आपका। इसमें ये होता है कि अगर आप USA में शिपमेंट लगा रहे हैं ना तो USA का टाइम होता है रात को, मतलब कि आज, मतलब कि उनकी सुबह आज की डेट के अंदर रात को चढ़नी है। तो इस वजह से आज की डेट में आप लगा सकते हो। आज की डेट आज जैसे 15 अगस्त है तो 15 अगस्त को ही आप 9 बजे की टाइमिंग वगैरह आपने लगा दी है, तो USA का रात को 9 बजे की, तो आप इजीली वहाँ पे शिफ्ट करवा सकते हो। लेकिन
लेकिन अगर आप यूके की टाइमिंग का देखेंगे तो यूके के अंदर आपको 16 अगस्त को लगानी पड़ेगी, बिकॉज वो 7 तकरीबन जब तक 4-5 घंटे का। अब जब आपने इंडिविजुअल यूनिट्स किया ना, तो आपने इंडिविजुअल यूनिट्स के अंदर आपने सिर्फ प्रोडक्ट को इंडिविजुअल रखा है और आपने नंबर ऑफ यूनिट्स बताए कि 25 भेज रहा हूँ मैं, 50 भेज रहा हूँ, डब्बे नहीं बताए क्योंकि वो मिक्स हुआ था काम। तो अमेज़ोन को कहते हो आगे कंटिन्यू कर लो, वो कंटिन्यू करता है। आगे ये आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी बॉक्सेस, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ये देखो हाउ मेनी बॉक्सेस, ये कह रहा है कि एवरीथिंग विल फिट इनटू 1 बॉक्स या मल्टीपल बॉक्सेस। अगर आपके पास 4, 5, 6 बॉक्सेस हैं तो मल्टीपल बॉक्सेस कर सकते हो, 1 बॉक्स है तो ऊपर वाला कर सकते हो। अगर 1 बॉक्स है तो एक डब्बे की डायमेंशन डालनी है, सारी चीज़ें उसके अंदर आपने पैक की हुई हैं, तो वेट शेट डालने के बगैर बाद ओके कर सकते हो। सर ये वेट का भी होती है प्राइस वगैरह एक्स्ट्रा? जैसे ये जो सी वेट की प्राइस होती है ये भी एक्स्ट्रा उसके बीच होती है अगर हाँ, बॉक्स की ये हो? एंड के ऊपर कोरियर सर्विस आपको बताएगी कि कितने पैसे लेगी यूपीएस और। अगर आपके पास मल्टीपल बॉक्सेस हैं तो फिर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो अमेज़ोन कहता है कि मैं आपको ना एक फॉर्म देता हूँ, ये वाला एंटर थ्रू ए फॉर्म, वहाँ से आप फिल आउट करें। ये आप बताते हो कैसे मेजर हुई है। 2 बॉक्सेस चाहिए, 2 डब्बों के अंदर है, 4 डब्बों के अंदर है। अब ये देखो, ये बिल्कुल इजी एक फॉर्म आ जाता है आपके पास। यहाँ पे देखो आपको बॉक्स 1 और बॉक्स 2 दे रहा है क्योंकि आपने 2 डब्बे चूज़ किए थे और वो लेफ्ट साइड के ऊपर सिर्फ एक प्रोडक्ट आपके पास आ रही है। लेट्स सपोज उसके नीचे 4 और प्रोडक्ट्स आ रही हैं। तो आप हिसाब लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि अगर वो वाली प्रोडक्ट के 4 इस डब्बे के अंदर 4 बॉक्स 1 में है तो 4 यहाँ पे डाल दोगे, और बॉक्स 2 में अगर आपके पास 44 हैं, 46 हैं तो वो यहाँ पे डाल दोगे। इसी तरह अगर नीचे वाली प्रोडक्ट के उधर हैं जितने उधर डाल दोगे, इधर जितने हैं वो इधर डाल दोगे। बिल्कुल ईजी एक फॉर्म आ जाता है। उसके बाद बॉक्स 1 की डायमेंशन कितनी है और बॉक्स 2 की डायमेंशन कितनी है, सॉरी वो डायमेंशन तो नीचे आएगा, यहाँ पे वेट है, बॉक्स 1 का वेट और 2 का वेट कितना है, और नीचे जो डायमेंशन आ रहा है सो आप ऐड अनदर डायमेंशन कर सकते हो। 2 डायमेंशन आ जाएंगी आपके पास। अगर बॉक्स 1 की जितनी डायमेंशन है वो लगाने के बाद इसके ऊपर क्लिक कर दोगे और नीचे ऐड अनदर डायमेंशन जब आ जाएगी, उसको बॉक्स फिल आउट करने के बाद आप इस बॉक्स को जो इसके नीचे बिल्कुल आएगा वो यहाँ फिट कर दो। अगर बॉक्स की डायमेंशन इक्वल ही है, एक जैसी है, फिर आपको ऐड अनदर डायमेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे डायमेंशन लिखेंगे और दोनों पे क्लिक कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा दोनों की डायमेंशन एक जैसी। अगर आप 2 डब्बे भेज रहे हो, इस प्रोडक्ट के 4 इसमें हैं, या आप यहाँ पे देखो टोटल आप 4 भेज रहे हो प्रोडक्ट, अगर 1 इसमें है और 3 इसमें है तो ऐसे कर सकते हो। बॉक्स 2 में 3 मतलब है एक box प्रोडक्ट्स, में या कितने बॉक्स हैं? 1 में कितनी प्रोडक्ट्स हैं। अगर 2 इसमें है 2 इसमें है तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। ठीक है, ये फॉर्म इस तरह फिल हो गया। अब यहाँ तक आपकी शिपमेंट प्लान बन जाता है। आपके 2 स्टेप थे, एक आपने इंडिविजुअल यूनिट्स सेलेक्ट कर लिया, मैनेज यूनिटी के अंदर जाके रिप्रेजेंट डिक्लेरेशन और इंडिविजुअल यूनिट सेलेक्ट कर लिया। दूसरा ये है कि आपने बता दिया कितने डब्बे, 2 हैं 4 हैं, उसके अकॉर्डिंगली वेब फॉर्म जो आपके पास आया वो फॉर्म आपने फिल कर दिया। एक इंडिविजुअल आपने दिया था, एक फॉर्म फिल कर दिया। बस ये 2 स्टेप होते हैं, आपके शिपिंग प्लान बन जाता है। अब ये वाला चीज़ें हैं कि ये आपको बताता है कि कब आपने शिपिंग भेजनी है, यूके और यूएसए का मैंने बता दिया आपको। वैसे अगर 15 अगस्त की डाल रहे हैं, लेट्स सपोज आप 20 अगस्त को भेजते हैं ना तो कोई मसला नहीं होता, आप भेज सकते हैं। अमेज़ोन के ऊपर वर्किंग या शिपिंग इस तरह का स्टेटस लिखा हुआ आ जाता है, वो आगे प्रोसीड होता ही नहीं है क्योंकि आपने भेजा नहीं है। तो फिर बाद में अगर आपने भेजा है तो वो हो जाता है। सर इतना ही था बस? यहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट की है। ऑलवेज आप ना स्मॉल पार्ट से डिलीवरी करते हो, स्पीड ही करते हो, क्योंकि आप ज़्यादातर कोई पैलेट भेज लोगे, कोई ज़्यादा डब्बे भेजते हो, छोटी छोटी चीज़ें भेजते हो। आप पूरे ट्रक उठा के नहीं भेज देते, पूरा इतना ज़्यादा सामान नहीं आप भेजते ट्रक। तो इस वजह से आप यहाँ पे क्लिक नहीं करते, पार्ट पार्ट होगा भी ये आपको बताएगा कि क्या क्राइटेरिया।
क्या बुरा है गाइस। और ये तो हमने वैल्यूएशन ऐड किया नहीं था, तो ये अपने पास क्या ये जो आ रहा है वैल्यूएशन में नहीं ना करना, ये वैल्यूएशन में तो वो जो सा हमारा जो हमारा क्लाइंट होगा वो करेगा। वैल्यूएशन में क्या ऐड करना? ये इसके चार्जेस शिपिंग के चार्ज है ना यहाँ पे थोड़े होते हैं, वो निगलेक्टेबल बात का हो जाते हैं। अगर करना है तो 0.03 कर दो, सेंट्स हो जाते हैं ना उनके। अगर आप 400 यूनिट भेज रहे हो ना, मैंने लास्ट टाइम कोई 300 यूनिट भेजे थे, 8 पाउंड मुझे लगे थे। 8 पाउंड को मैंने डिवाइड किया 300 के ऊपर, तो 0.003 आ गया था, 0.4 आ गया था। तो इतना तो निगलेक्टेबल हो जाते हैं वो अगर करने को ऐड। ये डब्बे होते हैं जो आप स्मॉल पार्सल डिलीवरी के अंदर आते हैं, ये वाले बॉक्सेस, यूपीएस, डीएचएल, फेडेक्स वगैरह से आप भेज सकते हैं। ये होते हैं ये बड़े बड़े पैलेट, इसको पैलेट कहते हैं। एसपीडी आपका जो होता है ना वो 150 पाउंड और लेस, और ट्रक लोड आपका 150 पाउंड और उससे ज़्यादा का वेट। पाउंड पैसे नहीं है, वेट है। उसके बाद ये देखो 18.72 जो ले रहा है, आगे लिखा हुआ यूपीएस। अमेज़ॉन का बाय डिफॉल्ट जो कोरियर पार्टनर होता है ना वो यूपीएस होता है। तो आप यूपीएस वाला खुद शिप कर देता है, या आप यूपीएस वाले की दुकान पे छोड़ा तो यूपीएस वाला खुद ही आगे प्रोसीड कर देगा, क्योंकि वो स्कैन कर देगा, आपका बहुत सारा स्कैन आ देगा। लेकिन अगर आप यूपीएस से नहीं करवाना चाहते तो साथ वाला एक ऑप्शन है, वो भी बताएगा कि आप यूपीएस के अलावा भी कर सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको मैनुअली उसको पैसे वगैरह पे करने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो सिंपल तरीका एक होता है, यूपीएस वालों को आप पैसे कटवा देते हो यहीं से। आप यूपीएस की दुकान के ऊपर चाहे आप छोड़ के आओ, या यूपीएस वालों को घर बुलाओ और स्केड्यूल कलेक्शन लगा के आप छोड़ाओ, वो उनको कह दो कि कलेक्ट करके आगे ले जाओ, तो वो सारा काम आपको फ्री करके देंगे, क्योंकि सारे पैसे यहाँ से उसने ऑलरेडी काट दिए हैं, आपके अकाउंट से काट दिए। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं करना यूपीएस से, तो आप ये मुख्तलिफ सर्विसेज वगैरह से कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है कि ठीक है पैसे काट दो, उन्होंने पैसे काट देने आपके। और यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स लेवल। सो शिपिंग प्लान में 2 लेवल होते हैं, एक आइटम लेवल जो ऊपर मैंने बताया था आपको, और एक होता है बॉक्स लेवल, ये वाला बॉक्स लेवल। बॉक्स लेवल डब्बे के ऊपर लगता है, ताकि डब्बे को स्कैन करके पता लग जाए कि कहाँ से आया और इसके अंदर कितने यूनिट्स हैं और कौन सी प्रोडक्ट है। तो या फिर इसके अंदर ट्रैकिंग डिटेल वगैरह, या फिर डब्बा कहाँ पे छोड़ना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एफएनएसटी जो होता है, जो आइटम लेवल होता है, वो प्रोडक्ट के ऊपर लगता है। इस तरह का होता है बॉक्स लेवल, ये डब्बे के ऊपर लग जाता है। अब इसमें बात का अगर 3PL वाले ने बॉक्स 1 को बॉक्स 2 के ऊपर लगा दिया और बॉक्स 2 को बॉक्स 1 के ऊपर लगा दिया, तो सब गड़बड़ हो जाएगा फिर तो शायद आपके पैसे या लॉस हो जाएगा आपको। अमेज़ॉन को अगर कीबोर्ड का जो एफएनएसटी का ना कीबोर्ड का आइटम लेवल है, तो अगर आइटम लेवल आप माउस के ऊपर लगा दो, माउस वाला आइटम लेवल अगर कीबोर्ड के ऊपर लगा दो, अगर माउस का ऑर्डर आएगा तो अमेज़ॉन ने कीबोर्ड उठा के भेज देना, उसको पता नहीं लगेगा कि कितना बड़ा साइज है, ये माउस तो नहीं हो सकता, उसने उठा के भेज देना। सो इस तरह वो चीज़ों का लॉस है, इसमें से बड़े ध्यान से। बस यहाँ तक आपको खत्म हो जाएगा। कोई चीज़ समझ नहीं है इसमें? एड्रेस वाला यहाँ पे आप बस एड्रेस चलिए हम इसका मतलब कर देंगे क्या उसकी अंदर ठीक है, यहाँ से इसी फॉर्म आ रहा है, यहाँ से आप उठा रहे हो। अमेज़ॉन वाला एड्रेस तो आपको तो देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अमेज़ॉन तो खुद एड्रेस देता है। ये देखना है यहाँ पे आपने स्कैन किया ये वाला, यहाँ पे अमेज़ॉन का एड्रेस आ रहा है ऑलरेडी, कहाँ पे जोड़ना है यूपीएस ने वो उसको पता लग जाएगा। अमेज़ॉन का एड्रेस लिखा हुआ है, आपको उसकी जरूरत नहीं होती, आपका एड्रेस बस ये होता है कि शिप फ्रॉम कहाँ से, और कोई मसला कोई अगर नाश्ता लगे।
ये जो आपके कोड वगैरह है ये मतलब बारकोड तो नहीं होने लगे। जब आप सेलर सेंट्रल के हवाले से मीटिंग कर रहे होगे ना ऊपर के ऊपर फाइबर के ऊपर, तो ये टेक्निकल चीज़ें भी अगर आप बताओगे तो उसको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा काम आता है। ट्रेंड क्रिएट करते हैं ये एक चीज़ आपकी लास्ट पे है कि ये आपने शिपमेंट प्लान तो बना लिए, आगे सिंपल एक चीज़ होती है इसके नीचे ना एक स्टेप होता है, ये वाला आ रहा है ना, ये बॉक्स लेवल का। इसके नीचे सिर्फ एक स्टेप होता है कि व्यू ट्रैकिंग का, कि आपको ट्रैकिंग दे दे। अगर आप यहाँ से TCS से कोई चीज़ शिप करवाते हो तो कराची पहुँचानी है आपने, तो TCS वाले आपको ट्रैकिंग ID दे देंगे। सो इसी तरह हमने यहाँ से अब शिप करवाई है ना पैसे देके, सो ट्रैकिंग ID आपको मिल जाएगी। ट्रैकिंग ID आपको वो दे देगा कि ये आपकी ट्रैकिंग ID है। अगर आपका 3PL वाला नहीं जा रहा UPS की दुकान के ऊपर, तो आप UPS वालों को उसके घर मंगवा सकते हो। उसका ये होता है कि UPS स्केड्यूल कलेक्शन एक होती है, UPS स्केड्यूल कलेक्शन अगर आप वहाँ पे लिखेंगे ना गूगल के ऊपर, स्केड्यूल कलेक्शन मेरे पास UK का है तो मैं UK कर दूँगा, आप यूनाइटेड स्टेट भी कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप यहाँ पे लिंक करें। यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि आप यूनाइटेड स्टेट ना रह गया या यूनाइटेड किंगडम ना रह गया, कि अगर आप USA के अंदर भेजें और जो सी कंट्री के अंदर भेजना है तो वही वाला आपका यहाँ पे होना चाहिए। ये सिंपल सा स्टेप होता है ये। और यहाँ पे अगर आप गलती कर देते हो ना, CPS वाले आपके घर आ जाते हैं ट्रक लेकर पूरा, और बस वो कहते हैं सामान निकाल, आपके पास सामान होता है नहीं अगर आपसे गलती से मिस्टेक हो। तो इस तरह भी होता है। वो एक बार टेक्सास के अंदर मैंने शिपमेंट प्लान, बल्कि उसका रेट चेक करने के लिए मैं UPS की वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहा था, तो गलती से शिपमेंट आ गई। अब वो हमारे 3PL का मैसेज आ रहा था कि इतना बड़ा UPS वाले ट्रक लेके आ गया मेरे घर के वहाँ पे मेरा, उसमें आपने मुझे ये बताया नहीं शिपमेंट लगा, हमने कहा हमने तो लगाई नहीं कि हम लेके आ गए। तो इस तरह करके कोई सीन हो जाता है। क्योंकि मेरे जो मेरे दोस्त थे उनको पता ही था कि इसने शिपमेंट लगाई, पता है हमने तो लगाई, ये हमारे पैसे भी नहीं कटे, ये ऐसे ही आगे। तो इस तरह का सीन हो जाता है। तो अगर आपने इसको तंग करना हो तो ये ट्रक उनके घर भेज यहाँ पे आपको कहता है कि डू यू ऑलरेडी हैव ए प्री प्रिंटेड लेबल, आपके पास ऑलरेडी लेबल मौजूद हैं, पैसे भी आपके कट गए हैं। तो जो प्रिंट बॉक्स लेबल के नीचे वाला स्टेप है ना आपका, प्रिंट बॉक्स लेबल के नीचे वाला स्टेप, तो एक आ रहा होता है व्यू ट्रैकिंग। वहाँ से ट्रैकिंग ID उठाते हो और ट्रैकिंग ID आप यहाँ पे डाल देते हो। अब मेरे पास कोई भी ट्रैकिंग ID नहीं है तो इस वजह से मैं यहाँ कुछ भी नहीं डाला, लेकिन यहाँ पे जब आप ट्रैकिंग ID लिख देते हो तो अगर आपके पास 10-12 ट्रैकिंग ID है, मतलब कि आप 10-12 यूनिट भेज 10-12 बॉक्सेस भेज रहे थे, तो हर एक बॉक्स की बात का अलग अलग ट्रैकिंग ID है। तो आपने 10-12 ID यहाँ पे कोमा के बाद लगा दें, ठीक है, या एंटर दे किया कोमा के बाद आपने हर एक नेक्स्ट ID लगा दी। तो यहाँ पे ID लिख दोगे तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे यू डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग फर्दर, आपके पास सारी पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है तो आपको पे करने की अब जरूरत नहीं है। अगर आप ये ट्रैकिंग ID नहीं लगाओगे तो UPS वाले आपसे पैसे भी मांगेंगे, तो इस वजह से आपको यहाँ पे ट्रैकिंग ID लगाना है। यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिख दोगे, ठीक है, जो भी आपकी कंपनी है वो आप कंपनी का नाम लिख दोगे, और उसके बाद यहाँ पे आप एड्रेस लिख दोगे अपने 3PL वाले का, जो भी आपके 3PL वाले का एड्रेस है। उसके बाद फ़ोन नंबर वगैरह लिख दोगे, और ठीक है, ये आपका 3PL वाला खुद ही बताएगा। कॉन्टैक्ट नेम के अंदर नेम कॉन्टैक्ट वैसे लिख सकते हो या कंपनी का नाम भी आप उठा सकते हो। उसके बाद अगर आप
वो रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे वो जीपीएल वाला रहते हैं, उसका घर है, तो आप रेजिडेंशियल पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज वो फिर बड़ी गाड़ी भी लेके आ सकते हैं, तो कमर्शियल के लिए। नंबर ऑफ पार्सल हमारे केस के अंदर 2 बॉक्सेस थे, तो हम 2 कर देंगे। दोनों का टोटल मिला के वेट कितना बनता है, वो 10 बनता है, 50 बनता है, तो टोटल मिला के जितना भी वेट है वो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑलवेज आपके जो ज़्यादा यूज़ होता है वो यूके स्टैंडर्ड होता है। ये देखो, ये इंटरनेशनल लिखा हुआ है, लेकिन हमारा इंटरनेशनल नहीं है, बिकॉज हम यूके के अंदर बेस्ड हैं, यूके के अंदर ही सामान पड़ा है और यूके के अंदर ही हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम इंटरनेशनल नहीं कहलाएंगे, वहाँ के डोमेस्टिक कहलाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे स्टैंडर्ड आएगा, डोमेस्टिक के अंदर यूके स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब एक छोटा सा एक भी पैकेज हम बाय कर रहे हैं। Does your collection contain item that more than 32 kg? आपका अगर कोई एक डब्बा ऐसा नहीं है कोई के जिसका वेट 32 kg से ज़्यादा है, तो वो आप यस नो कर सकते हैं। ये टोटल कंबाइन वाला नहीं है। मैंने ऊपर 50 वेट लगाया, अगर एक का 25 दूसरे का भी 25 है तो मैं इसको नो करूँगा। अगर किसी एक स्पेसिफिकली डब्बे का वेट उसका 32 kg से ज़्यादा है तो फिर आप उसको यस कर सकते हैं। ये पूछता है कि कब हम 3PL वाले के कर रहे हैं, तो वो आप बता सकते हो। किस डेट को आ जाओ, किस टाइम से किस टाइम तक आए, तो वो बता सकता है। और उसके बाद आप फ्रंट डोर से उठाओगे या बात करना वेयर हाउस होते हैं उनके साइड पे या वेयर हाउस की बैक साइड के ऊपर ट्रक लोड करने की जगह होती है, तो बता सकते हो कि कहाँ पे अपस्टेयर्स के ऊपर आना है। अब बात कर आपका फ्लैट है तो आप कह दो कि अपस्टेयर्स के ऊपर आके हो, या डाउनस्टेयर्स के बेसमेंट के अंदर है तो वहाँ पे जाके आपने उठाना है, एक गार्ड रूम के अंदर उठाना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती है। तो जो आपने टाइम दिया होगा उस वक्त आपके कोई रिलेटिव है आपका, तो उसका कॉन्टैक्ट निकाल दें, तो सामान ले लें। ये आगे नेक्स्ट करते हैं, तो एक बार समरी आ जाती है आपके पास, लेकिन अभी ये नेक्स्ट होगा नहीं क्योंकि डिटेल्स में पूरी डालेंगे भी। आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन मांगने तो इसको नेक्स्ट करते हैं ना, तो आप तो वहाँ से वो एक समरी आ जाती है। एक बार प्रूफ रीड करने के बाद ओके कर दे तो कलेक्शन आईडी आपको दे देते हैं, वो कलेक्शन आईडी आप अपने जीपीएल वाले को सेंड कर देते हैं और वहाँ से चीज़ें वो ले लेते हैं, सामान रिसीव करके आगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चले। वैसे तो फिर वो जो हमारा सप्लायर है उसके घर भी भेज सकते हैं। सप्लायर देखो, सप्लायर अगर आपको इजी है ना, सप्लायर अगर आपको बॉक्स की डायमेंशन दे रहा है, बॉक्स का वेट दे रहा है, उसके अंदर हर एक डब्बे के अंदर कितने आइटम मौजूद हैं वो भी दे रहे हैं, तब आप कर सकते हैं। सप्लायर पता नहीं था मैं दसा में दिलों क्या वहाँ मेरे को। अच्छा, अभी 2 से 4 वालों का और राइट वन कर 2 से 4 वालों का और 12 से 2 वालों का कोई ऐसा सेगमेंट जो टॉपिक आपका रह गया सर ड्रॉप शिपिंग और की लिस्टिंग भी ऐसी होती है, सारा काम ऐसा होता है। वो अगर आपको सप्लायर मिल गया तो वहाँ से आप एफपीएम की लिस्ट बना के करें। वो ड्रॉप शिपिंग ये भी बोलते थे क्लाइंट के साथ जाके फुटबॉल सेंटर में लिस्टिंग उसके ऊपर रखते हैं ऐड प्रोडक्ट के अंदर जाके वो वैसे अगर हम शुरू करते हैं या आपके बाहर वगैरह जा रहे हैं तो हमें कितने वैसे रिक्वायर्ड होता है, कितने पैसे से हम शुरू करेंगे सारा? देखो आपको सप्लायर कितने का प्रोडक्ट मतलब 20-25 हज़ार डॉलर से मतलब शुरू करते हैं। नहीं 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा हो जाता है। 20-25 डॉलर मतलब कि 20-25 डॉलर छोटी अमाउंट से। और कोई चीज़ रहती है आप उनकी क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीलांसिंग का 2 से 4 वालों का रहता है, फ्रीलांसिंग का आपको हो जाएगा। बाकी अमेज़ोन के एंड से जो आप सीखने आए थे वो सारा कुछ हो गया। आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो कम से कम उसको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह निकालने के बाद वैल्यूएशन वगैरह करने के बाद वो सेल आउट करें मार्केट में। और आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आपको क्लाइंट का मसला है ना, कि अक्सर क्लाइंट्स होते हैं जिनको आपको सैलरी देने के वैसे नहीं होते, लेकिन वो क्लाइंट्स होते अच्छे हैं, ऑथेंटिक होते हैं और वो की भागने वाले भी नहीं, तो आपको वे ऑफ कम्युनिकेशन से पता लग जाता है या वो सारा
एक बार, लेकिन इसके अंदर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है, केयरफुल करना पड़ता है काम। अगर कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाए तो जो ठीक है क्लाइंट, उसके साथ आप प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग के। आपने लगाया कुछ भी नहीं है, सारी इन्वेस्टमेंट वो करेगा, सैलरी को आपको नहीं देगा, जितना कमाओगे उसके अंदर से आधा आधा करेगा 50%। तो आप अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह निकालें, उसको बेचें, बस ये काम रह गया आपका, बाकी वो भी आपके एंड से। बाकी फ्रीलांसिंग में वो कल मैं आपको फायदा 2 से 4 वालों को मैं करवा दूँगा कंप्लीट। लेकिन अभी जो कोर्स के वाले से है ना, ये फ्रीलांसिंग का और बाकी सारी चीज़ें, ये 1 सेकेंड प्रायोरिटी के ऊपर आपका हो जाता है। सबसे पहले आप जो स्किल सीखते हैं ना, उस स्किल के ऊपर ज़्यादा तवज्जो करें। क्लाइंट आपको उस वक्त मिल जाता है जब आपको अपने प्रोडक्ट होती है, चाहे फेसबुक पे पसंद है। आज की डेट में एक कर रहे हैं, बाकी 12 से 2 बार होगा तो फिर मैं भी रिलैक्स हो गया, उनके सारी चीज़ें समझ लग गई हैं या मेरे एंड क्लियर हो गए। बाकी हम फिर फ्रीलांसिंग का स्टार्ट करेंगे। हमारा खत्म। हाँ।